हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ चिराग गोयल है, सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 32। चिराग गोयल इज फ्रॉम न्यू दिल्ली। इन्होंने मुझसे लॉ के बुक्स खरीदे थे, ऑडिट और एसएम की क्लासेस ली थी, और मुझे एक बहुत खूबसूरत लंबा सा मैसेज आया था चिराग की तरफ से। कि मेरे पास मैसेज मोबाइल में है, अगर हुआ तो मैं आप लोग से स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ग्रीटिंग सर, आई चिराग गोयल सिक्योर्ड एआईआर 32 सीए इंटर May 25 अटेम्प्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लंबा वेल ड्राफ्टेड मैसेज था, आई शो टू यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट अपनी सक्सेस हम लोगों के साथ, टीचरों के साथ शेयर करता है। देखो, हम टीचर्स हैं, हमें तो जो पास होना था, रैंक लाना था, हम ला चुके। आज हम रैंक नहीं लाते, आज हमारे स्टूडेंट्स रैंक लाते हैं, और वही खुशी हमें फिर से मिलती है कि देखो रैंक आ गया। तो जब कोई स्टूडेंट कभी भी मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर करता है, मेरे अंदर एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग होती है कि यस, वो अपनी सक्सेस में मुझे क्रेडिट दे रहा है और मुझे इंक्लूड कर रहा है। इट वैलिडेट्स माय एफर्ट्स। हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं, आज स्टूडेंट्स भी एफर्ट करते हैं, टीचर भी करते हैं, और जब कोई स्टूडेंट आपके एफर्ट को वैलिडेट करता है ना, वो हैप्पीनेस की तुलना कोई चीज़ से नहीं हो सकती। तो वेलकम चिराग। आज चिराग हम लोग के साथ अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, आप लोगों को गाइडेंस करेंगे। सीए इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट में हैं, जिनका एग्जाम्स आने वाला है, जिनको एक अप्रोच बनाना है कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे रिवाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसमें ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। सो नाउ चिराग विल स्पीक। थैंक यू चिराग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। तो सर, मेरी जर्नी मैंने दिसंबर 23 में फाउंडेशन दिया था। उसके बाद फेब्रवरी से मेरी सी इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट बीइंग अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक्सक्यूज मी, मुझे 1 मिनट रोक रहा हूँ, मैं बताना ही भूल गया। चिराग इज फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड ही इज परस्यूइंग हिज कॉलेज एसआरसीसी। आप लोगों को पता होगा, भारत में नंबर 1 कॉलेज है फॉर कॉमर्स, एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो इसकी कॉलेज भी चल रही है, और साथ में इसने तैयारी करके रैंक भी लाया है। तो सर फिर मुझे था कि मुझे रिवीजन के लिए ज़्यादा मंथ्स चाहिए होंगे। नॉर्मली एक स्टूडेंट को 2 महीने चाहिए होते हैं, बट मुझे था कि मेरी 2 महीने मुझे कॉलेज भी जाना होगा, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं 3 या 4 महीने चाहिए होंगे, तभी मैं एट पार आ पाऊंगा बाकी स्टूडेंट्स के। तो मैंने बाय मिड जनवरी अपने सारे लेक्चर्स खत्म कर लिए थे। एंड जब मेरा कॉलेज चल रहा था, तब थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट था, बट मैं करता था, लाइक मेरा 1:30 कॉलेज ओवर होता था, फिर मैं लंच करके 2 o'clock टीचर से रिक्वेस्ट करता था कि मैम ऐसे ऐसे मेरी क्लासेस हैं, बिकॉज अकाउंट्स की मेरी ऑफलाइन क्लासेस थी। तो मैं 3 o'clock फिर अकाउंट्स की क्लास में जाता था, वहाँ पे 6 o'clock तक चलती थी। तो उस टाइम काफ़ी बिजी शेड्यूल था, बट आई मैनेज समहाउ। एंड सारे सब्जेक्ट्स में मैंने पहले लेक्चर्स देखे, और उसके बाद जो भी मटेरियल मिला था रिस्पेक्टिव कोचिंग से, मैंने उसके अलावा कुछ रेफर नहीं करा। लाइक फॉर ऑडिट, आपने जो 2 बुक्स दी थी, मैंने सोलली वही रिलाई करी। एंड आपकी मैराथन्स देखी मैंने एंड में। एंड सर, जो आपकी बुक्स में येलो कॉलम्स में आप शॉर्ट में लिखवाते थे, वो कुछ कुछ चैप्टर में तो इतना ज़्यादा यूजफुल था, जैसे चैप्टर 5 में। तो वहाँ से एक ब्रेन में पिक बन जाती थी कि अगर मैं कभी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप वो दिमाग में आ जाता कि हाँ, इस पेज पे वो यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे थे। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। एंड मुझसे थ्योरी में एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ना क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे थे। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं लर्न कर लूँगा तो बाद में क्वेश्चंस भी हो ही जाएंगे। बट फिर बाद में जब मैंने क्वेश्चंस पिक करे, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, स्पेशली लॉ में। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं बोलूँगा कि एक ना अप्रोच बनानी बहुत ज़रूरी है। लाइक जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, या इनकम टैक्स का 15 मार्कर क्वेश्चन, वहाँ पे नो मैटर जितने मर्जी प्रैक्टिकल नॉलेज है या जितने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं, बट अगर क्वेश्चन को करने की अप्रोच नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। लाइक इनकम टैक्स के क्वेश्चन में मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट ही नहीं करता था, मैं सबसे पहले लास्ट लाइन देखता था कि डिफॉल्ट है या ऑप्शनल है या दोनों है। वो देख लिया, फिर स्टेप 2 मैं एसएससी देखूंगा कि वो 60 ईयर से ज़्यादा है या 60 से कम है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दैट फिर डिडक्शंस या और के अमाउंट चेंज होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं देखता था एसएससी का बिजनेस क्या है, कहीं डबल जे डबल ए वाली डिडक्शन तो नहीं देनी, कहीं एडिशनल डिडक्शन तो नहीं देनी। फिर उसके बाद मैं एनालाइज करता था कि हर एक एडजस्टमेंट के सामने लिख लेता था पेंसिल से कि इसका पीजीवीपी में प्लस करना है, सैलरी में माइनस करना है, टीडीएस देना है, और डिडक्शन भी देनी है। तो उससे थिंग्स काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाती थी। सेम फॉर कंसोलिडेशन, मैंने स्टेप्स बना लिए थे। तो एग्जाम में जाके कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि मैं लॉस्ट हो रहा हूँ क्वेश्चन में। एंड एक बार जितने मेरा एक भी क्वेश्चन है। हाँ, जैसे हाँ जी। सम्स को करने का जो अप्रोच होता है और जो स्टेप्स होता है, वो तो टीचर लोग ही अपनी कॉपी बुक में लिखा देते हैं ना, कि वो स्टूडेंट खुद अपने आप सोचता है? नहीं सर, कुछ कुछ जैसे मुझे टैक्स में प्रॉब्लम आती थी, लाइक ऑनलाइन गैप हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने फिर खुद ही मैं मिस्टेक्स लिखता था अपनी, फिर उनको एनालाइज करता था। तो उस वजह से मैंने खुद ही स्टेप्स बनाए थे काफ़ी जगह। तो एंड काफ़ी जगह, और फिर जब एग्जाम टाइम पास आया, तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक टाइम डिवोशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, सब पे इक्वल टाइम तो नहीं दे सकता बीइंग अ रेगुलर कॉलेज।
तो मैंने PYQs एनालाइज करे कि जैसे सपोज अकाउंट्स में AS15 और 20 दो अटेम्प्ट से आ रहा था, तो मैंने एक जजमेंट बनाई कि अब की बार हो सकता है ना आए, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा कम टाइम दिया। AS13 मुझे लग रहा था आएगा, बिकॉज 3 अटेम्प्ट से RTP में भी नहीं था, अब की बार RTP में था, तो मुझे लग रहा आएगा, और वो आया, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया था। तो हर एक स्टूडेंट को टाइम डिवोशन स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी, अपना टाइम अच्छी तरह देने पे, कि कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं। ओके। एक बात बताना, तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तुमने बोला फरवरी में अराउंड स्टार्ट की थी ना अपनी जर्नी, हाँ जी। और हाँ तुमको जी कितने महीने लगे सारे सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट करने में? सर, 10 मंथ्स लग गए थे मुझे, 10 to 11 मंथ्स। बहुत ज्यादा नहीं लगे 10 to 11 months मतलब सारे सब्जेक्ट में? सर यस, वो रेगुलर कॉलेज में सर मैं 2 और 3 o'clock तक कॉलेज में ही रहता था, उसके बाद फिर मैं मतलब घर पे कॉलेज आके की लेक्चर्स टाइमिंग्स देखता था। क्या है? सर 8:30 और 9:30, कभी कभार 8:30 वाला लेक्चर नहीं होता, एंड कभी 1:30 तक होती है, एंड कभी 4 o'clock तक भी हो जाती है, ओह सेक वैक की अच्छा, क्लासेस तो होती हैं। कॉलेज SRCC का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। जी सर, वो सारी ड्यू कॉलेज में अब क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं NEP में, तो अब अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो मतलब ये अच्छा है कि DU में इतने सा मतलब बीकॉम ही जो कॉलेज है वो ऑलमोस्ट दिन का 50% टाइम ले रहा है, तो यू आर लेफ्ट हाँ ओनली विद जी। हाफ ऑफ डे, और हाफ ऑफ डे में मतलब 10-11 महीने लगे क्लासेस में, विच इज हाँ जी, लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हाँ, समझ फिर में मैंने समझ। पहले ही प्लान कर लिया था, मैंने अपने सीनियर से भी पूछा था, तो उन्होंने भी बोला था कि अगर एक अटेम्प्ट डेफर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज आर्टिकलशिप एनीवेज DU में डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि सेकेंड ईयर के एंड तक अपनी CA इंटरमीडिएट कर लूंगा, फिर मेरे पास 1 साल पूरा है कॉलेज इंजॉय करने के लिए। तो एक बात बताना, कॉलेज तो जैसे बीकॉम 4 years का होता है ना? तो 4th ईयर ऑप्शनल होता, अगर ऑप्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 3 years बीकॉम में, तो 3 years के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, DU में ये रूल हाँ है, जी। आप पहले हाँ जी। आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो नहीं इसलिए कर टर्म सकते। डेफर वाज अ वेरी गुड डिसीजन। यस सर। ठीक है। अच्छा, और एक बात, जब क्लासेस सारी खत्म हो गई तो उसके बाद ऑन एन एवरेज तुम दिन में लास्ट जो 3-4 months होते हैं उसमें डेली बेसिस में कितने आवर्स पढ़ाई कर रहे थे? सर जनवरी और फरवरी में तो मैं कॉलेज गया था, बिकॉज मुझे अटेंडेंस बनानी थी थोड़ी, तो हम्म। तब तो अराउंड 6 आवर्स कर रहा हूँ मैं। बट हाँ। फिर मैं मार्च और अप्रैल में बिल्कुल नहीं गया था, खाली इंटर्नल्स देने के लिए मैं जाता था, तो हाँ। तब मैं 12 13 कभी कभार 15 भी कर रहा था डेली के। अच्छा, 12 to 13 hours ऑन डेली कंसिस्टेंट बेसिस चल रहा हाँ था। जी। हाँ अच्छा, जी। यू यू आर वन ऑफ दोज रेयर स्टूडेंट्स जहां मुझे पता चला कि तुम्हारा कॉलेज बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस था, वो तुम्हारे टाइम को कंज्यूम कर हाँ रहा जी। था। तो हाँ जी। अक्सर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स तो हम लोग से पूछते हैं कि सर बीकॉम करना जरूरी है क्या, और बीकॉम हम वो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें या ऐसे कॉलेज से कर लें जहाँ अटेंडेंस नहीं देना पड़ेगा। तो तुम्हारी हाँ जी। बीकॉम वर्सेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसके बारे में क्या राय है? सर मुझे लगता है कि बीकॉम तभी रेगुलर कॉलेज से करनी चाहिए अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, जैसे मुझे SRCC मिला, या हो सकता है हिंदू, हंसराज, ये अपने आप में एक ब्रांड है, और वहाँ पे जाके काफ़ी सारे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स मिलते हैं। लाइक मेरे बीकॉम ऑनर्स के बैच में 900 स्टूडेंट्स हैं, तो जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ डेली, कोई ना कोई मिलता है ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट अफ्रीका, नेपाल, कुछ कुछ फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी डेवलप होती हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी डेवलप होती हैं। तो मुझे लगता है अगर ये सारे कॉलेजेस मिलते तो ज़रूर जाना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर SOL, और SOL में एक बेनिफिट और भी मिलता है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि डिग्री कंप्लीट करनी है, वहाँ पे जैसे ही आपने इंटरमीडिएट दिया यू कैन परस्यू योर आर्टिकलशिप। ओके ओके। SOL का फुल फॉर्म? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अच्छा, मतलब ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है, ये सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक है कि पूरे इंडिया में है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो है, बट जैसे वहाँ पे जाना नहीं होता, क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं जाना होता, खाली एग्जाम्स देने के लिए जाना होता, तो वहाँ पे अटेंडेंस की प्रॉब्लम ही नहीं होती। ओ, तो ये अच्छा पॉइंट है कि अगर अच्छा कॉलेज मिले तो ले लो, वरना ओपन ओपन। SOL। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और थोड़ा अपने से जैसे तुमने अपनी तरफ से बहुत सारे टिप्स डिस्कस किए, प्रैक्टिकल में ये करा, थियोरी में ये किया, स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट को एक डर लगता है कि भाई लॉ ऑडिट है, इसमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, डर लगता है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा हेल्प करो स्टूडेंट्स को, मतलब गाइड करो कि उनको क्या करना चाहिए। लॉ ऑडिट में मुझे लगता है क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर 10 डेज रिवीजन प्लान बना, तो जो हमने डे 1 पे करा होगा उसके और फिर हम उसे डे 10 पे अगर पिक करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमें वो बहुत अच्छी तरह याद हो। तो इसलिए मुझे ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, जो मैं डे 1 पे कर रहा हूँ डे 2 पे भी उसे रिवाइज करूंगा, फिर डे 3 और 4 पे रात को सोने से पहले मैं एक बार पेजेस फ्लिप कर लेता था और कीवर्ड्स देख लेता था। तो बाय द एंड ऑफ डे 10 मेरे दिमाग में सब कुछ अच्छी तरह होता था। तो ऐसे ही मैंने लॉ में भी करा और ऑडिट में भी करा।
लॉ में मेरे साथ बस प्रॉब्लम थी कि स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर्स लिए थे, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर के साथ बाद में मैच नहीं हुआ था। तो मैंने फरवरी में फिर आपकी बुक्स ऑर्डर करी थी, वहीं से करा था। बट वहाँ पे भी मैंने फिर ये जब क्यूमुलेटिव रिविजन्स करी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी रिटेन करने में। बट ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है कि मतलब डेली बार बार उस चीज़ पे टाइम देना। बोरिंग हो जाता है। बट हाँ जी, बट इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो जैसे तैसे मैं मन मार के करता ही था। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिवीजन इज वन वेरी गुड सजेशन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। हाँ जी। अच्छा, एक और। एंड हाँ, क्वेश्चंस, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, यस थ्योरी सर। सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। लाइक प्रैक्टिकल में तो हम क्वेश्चंस करते ही हैं, हाँ। बट थ्योरी में अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, जैसे आपने लेक्चर में बताया था कि ऑडिट के क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया बहुत। हाँ। तो मैंने जब न्यू कोर्स के देखे थे तो मुझे जेन्युइनली लगा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो मैंने आईसीआई की वेबसाइट से न्यू कोर्स के आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज सब करके गया था मैं। अच्छा, तो क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करना चाहिए अच्छे से। हाँ जी। एक और मेरा डाउट है, जैसे एफएम और एसएम ये दो एकदम हाँ 50-50 मार्क के एक साथ अपीयर करते हैं हम लोग। ऑल्दो एफएम और एसएम का वैसे सिलेबस वाइज कोई बहुत कनेक्शन है नहीं, कि वो हाँ जी। पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट है। एफएम सम्स ओरिएंटेड और एसएम तो राइट। पूरा बिजनेस ओरिएंटेड है। तो स्टूडेंट्स को ये भी रहता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा वीक रहता है, तो वो हाँ लोग जी। एफएम में थोड़ा सा घबराते डरते हैं। वरना मैं एफएम मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर ये घबराते हैं। और वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि बिफोर स्टडिंग एफएम आई कैन स्टडी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और मैं एसएम में ज़्यादा डोमिनेट करके ज़्यादा एफर्ट लेके ज़्यादा मार्क्स लाना चाहता हूँ। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एफएम के बीच के ये जो प्रेपरेशन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दो। सर अगर अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे कि मैं पहले एफएम कर लेता हूँ या एसएम कर लेता हूँ, तो वो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है और उसके बाद हो सकता है उसके पास टाइम ही ना बचे, एंड बेसिकली वो भाग रहा है इस करने से। तो वो चीज़ बाद में जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल बन जाएगी। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि दोनों पे इक्वल टाइम देते हुए चलो। एसएम पे स्टूडेंट्स टाइम नहीं देते हैं बिकॉज वो उसका सिलेबस छोटा लगता है, बट उसमें भी 50 मार्क्स हैं। एंड एसएम में एक टिप मैंने मतलब पीवाईक्यूज में एनालाइज करा था कि जो चीज़ प्रीवियस अटेम्प्ट में आती है, जिन टॉपिक से प्रीवियस अटेम्प्ट में आता है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो वापस रिपीट हो। अच्छा। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट कम टाइम लगा सकता है। एंड एफएम में भी, एफएम और कॉस्टिंग बोथ में स्टूडेंट्स थ्योरी नहीं करके जाते, जबकि मुझे ऐसा लगा था कि थ्योरी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में आईसीआई एक क्वेश्चन तो ऐसा देता है कि जो या तो टफ होगा या लेंदी होगा। मेरे साथ भी एफएम में मेरे पास एंड में 10 या 15 मिनट्स बचे थे, तो मैं थ्योरी की वजह से ही अपना पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट कर पाया। तो थ्योरी करके जानी भी बहुत ज़रूरी है। प्लस एफएम के अंदर जो भी कोचिंग से मटेरियल मिला वो तो एटलीस्ट करना ही है, उससे फिर एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं, वरना एमसीक्यूज में भी प्रॉब्लम आएगी और प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाएगा। और एसएम बीइंग थ्योरी, वहाँ पे तो टीचर सब्जेक्टिव मार्क्स दे सकते हैं, तो वहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं है। बट एफएम बीइंग प्रैक्टिकल, वहाँ पे तो एश्योरेंस है कि अगर आप करेक्ट करके आओगे तो मिलेंगे आपको मार्क्स। ओके, मतलब स्कोरिंग एंगल से अगर देखा जाए तो एफएम ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज सम्स हाँ जी। वगैरह। हाँ, और हाँ एसएम जी। में डिस्क्रिप्टिव में नंबर कम हो जाएंगे। अच्छी हाँ बात। जी। हमारे एफएम एसएम के स्कोर कितने थे? 78 मार्क्स सर। अच्छा, एफएम एसएम का क्या अलग स्कोर पता चलता है कि नहीं पता चलता है? नहीं सर, अगर वो मार्कशीट मंगवा लें, आंसर शीट मंगवा लें आरटीआई से, तो मे भी पता चल जाएंगे, बट एज सच आईसीआई की मार्कशीट में नहीं पता चलते। अच्छा, नहीं पता चलता वैसा। हाँ जी। ठीक है। और कुछ भी लास्ट, और स्टूडेंट्स को तुम हेल्प करने के एंगल से कोई भी टिप देना चाहो जो तुम बोलता है यार ये जरूर करो जो लोग करते नहीं है, तो प्लीज शेयर इट। मैं बोलूंगा मॉक टेस्ट पेपर जरूर करने हैं, बिकॉज एंड में ना बच्चों के पास टाइम कम बच जाता है, तो दे स्किप दिस थिंग। एंड कहीं ना कहीं बच्चे डरते भी हैं मॉक टेस्ट देने से कि यार मेरे अगर मार्क्स कम आए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। बट आई फील कि मॉक टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव मार्क्स नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्या हम अपने 100 मार्क का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 3 घंटे में, और जो रीडिंग टाइम है उसमें हम सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन स्किप करना है और करेक्ट सीक्वेंस बना पा रहे हैं कि नहीं। तो मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। तुमने और 1 सेकंड, क्या तुमने आईसीआई की जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, हाँ जी, वो दिए थे? तो मैंने वो ऐसे 3 घंटे बैठ के नहीं दिए थे, उसके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। मैंने जहाँ से अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एफएम की क्लास लिया अमित अरोड़ा क्लासेस से, मैं वहीं पे फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने गया था। एक सीरीज मैंने दी थी, उसके बाद आई वाज एबल टू, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हाँ मेरे से पूरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। तो उसके बाद फिर सेकंड सीरीज का तो टाइम भी नहीं मिला था, बट स्टिल आई वाज हैप्पी। और एग्जाम में भी मैंने सारे एग्जाम्स 100 मार्क के अटेम्प्ट करें। तो एक स्टूडेंट का मेन एम ये तो होना ही चाहिए कि 100 मार्क का एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही करना। एंड कभी भी अपने आप को डाउट नहीं करना, बिकॉज मैटर नहीं करता आपकी स्कूल में कैसी एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, बिकॉज विराट कोहली भी है, जैसे उसने भी कभी ना कभी अपनी पहली सेंचुरी लगाई होगी, तो वैसे ही आप भी कभी ना कभी जब एक पहली बिग अचीवमेंट कर लोगे, आगे उसके लिए आगे और कुछ अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसको एज सच डाउट मत करो अपने आप को, और उसको 100% दो अपना, और रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे।
एंड किसी भी अगर डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो, जैसे मेरा भगवान में काफ़ी बिलीव है, तो मैं उनको प्रे करता था। मे बी आपका हार्डवर्क आपके लिए डिवाइन पावर हो सकती है, तो उस चीज़ में प्रे करो एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। थैंक यू चिराग, बहुत अच्छा लगा तुमसे इंटरेक्ट करके। थैंक यू सर। बहुत सारे टिप्स तुमने जो दिए, अपनी जर्नी शेयर की, वो डिफरेंट टाइप की थी। मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि कॉलेज के साथ तुम कैसे बैलेंस कर रहे थे। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच टू यू सर ऑल्सो, बिकॉज आप जैसे यूट्यूब पे डालते रहते थे, रेगुलर शॉर्ट्स भी डालते थे, वीडियोस भी डालते थे मोटिवेट करने के लिए। उससे हमेशा ऐसा लगता था कि आप जैसे ऑनलाइन नहीं हो बल्कि हमारे साथ ही हो, लाइक रेगुलर कनेक्ट करते रहते हो, मोटिवेशन भी मिलती है कि जैसे आप बताते थे एम्ब्रेस द बोरिंग, तो वो हाँ चीज़ हाँ काफ़ी हाँ अच्छी लगती है। तो थैंक यू टू यू सर ऑल्सो, बिकॉज आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में। हाँ, थैंक यू। आजकल क्या है कि बैचेस खत्म होने के बाद स्टूडेंट के साथ टच में नहीं रहने से स्टूडेंट फिर धीरे धीरे हाँ जी। कमजोर हो जाता है यस सब्जेक्ट में। सर। तो वो टच तो यस बहुत सर। ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अब ऑनलाइन यस क्लासेस में क्या होता डेफिनेटली। है कि वो एक ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को चाहिए कि टीचर एंड टाइम तक हमारे साथ टच में बना है, कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन हो। यस सर। थैंक यू चिराग। थैंक यू सो मच।